महान खगोल शास्त्री कार्ल सैगन ने एक बार कहा था, समझना एक तरह का परमानंद है। तो आज हम भी कुछ समझने की कोशिश करते हैं, एक ऐसे रिश्ते को जो काफी चर्चा में है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान और तुर्की के बीच जो ये रणनीतिक साझेदारी बन रही है उसकी। खासकर हाल में जो भारत पाकिस्तान के बीच तनाव हुआ, उसके बाद इस पर सबका ध्यान गया। हमारे पास कुछ एनालिसिस हैं, कुछ लेख हैं जो इसी रिश्ते के अलग अलग पहलुओं को सामने लाते हैं। और हमारा मकसद सिर्फ ऊपर ऊपर की बातें करना नहीं है, बल्कि इन सोर्सेज के जरिए थोड़ा गहराई में जाना है, समझना है कि ये रिश्ता असल में है क्या, क्यों है। और हमने देखा कि हाल की घटनाओं के बाद पाकिस्तान को चीन, तुर्की, अजरबैजान जैसे देशों से काफी खुला समर्थन मिला। और इस पर भारतीय मीडिया के कुछ हिस्सों में, जिन्हें कभी कभी गोदी मीडिया भी कहा जाता है। हाँ, यानी वो मीडिया जिस पर सरकार का पक्ष लेने का आरोप लगता है। बिल्कुल। तो वहां से तीखी प्रतिक्रिया आई, खासकर पाकिस्तान तुर्की संबंधों को लेकर। कुछ लोगों ने, जैसे इंडिया टुडे की गीता मोहन, उन्होंने इसे तुर्की के पुराने ओटोमन साम्राज्य और पाकिस्तान के मुगल इतिहास, उसके किसी कथित रिवाइवल से जोड़ने की कोशिश की। क्या ये बात सही है? इसमें कितना दम है? देखिए, ये जो व्याख्या है ना, ये थोड़ी चीजों को बहुत सरल बना देती है। हमारे सोर्स बताते हैं कि ये रिश्ता किसी पुरानी विचारधारा को जिंदा करने से कहीं ज्यादा दशकों पुराने डिप्लोमेटिक रिश्तों पर, ठोस डिफेंस कोऑपरेशन पर और आपसी रणनीतिक जरूरतों पर टिका है। अच्छा। हाँ, अगर आप सिर्फ इसे वो ओटोमन मुगल वाले एंगल से देखेंगे तो आप इतिहास और आज की कूटनीति दोनों की जो जटिलताएं हैं उन्हें नजरअंदाज कर रहे हैं। तो आप कह रही हैं कि ये कोई अचानक बनी हुई दोस्ती नहीं है? हाँ, इसकी जड़ें पुरानी हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये कोई नई बात नहीं है। इन दोनों देशों के बीच तो 1954 में ही एक मैत्री संधि, एक फ्रेंडशिप ट्रीटी हो गई थी। ओह, 1954 में? हाँ काफी पहले। जी, तो ये रिश्ता बहुत पुराना है। हाँ, ये जरूर है कि पिछले कुछ सालों में ये और मजबूत हुआ है, खासकर अगर आप रक्षा क्षेत्र यानी डिफेंस सेक्टर को देखें। अच्छा, रक्षा में क्या खास हो रहा है? किस तरह का सहयोग है? कई चीजें हैं। जैसे एक बड़ी डील हुई थी 2018 में, लगभग $1.5 बिलियन की। वो मिलगेम क्लास के जो लड़ाकू जहाज होते हैं, कॉर्वेट्स, हाँ, सुना था उसके बारे में। वो तुर्की पाकिस्तान के लिए बना रहा है और कराची शिपयार्ड में भी उसका प्रोडक्शन होगा, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ। अच्छा, तो ये तो बड़ी बात है। और कुछ? इसके अलावा पाकिस्तान जो है वो तुर्की के T-37 ट्रेनर विमानों को अपग्रेड करने में, उन्हें आधुनिक बनाने में मदद कर रहा है। और दोनों देश मिलकर UAVs ड्रोन्स, उस तकनीक पर भी साथ काम कर रहे हैं। ड्रोन्स पर भी? जी। और नियमित रूप से मिलिट्री एक्सरसाइज भी होती हैं, जैसे अतातुर्क 11। ये आमतौर पर आतंकवाद से लड़ने और समुद्री सुरक्षा पर फोकस करती हैं। ये तो वाकई काफी गहरा रक्षा सहयोग लग रहा है। क्या इसकी वजह साझा सुरक्षा चिंताएं भी हैं? कॉमन थ्रेट्स? हाँ, वो एक बहुत जरूरी पहलू है। देखिए, दोनों ही देश आतंकवाद से बहुत ज्यादा प्रभावित रहे हैं। सही बात है। तो उग्रवाद से निपटना ये दोनों के साझा हित में है। इंटेलिजेंस शेयरिंग के भी उदाहरण मिलते हैं। जैसे एक बार पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर डैश यानी इस्लामिक स्टेट, उसका एक बड़ा कमांडर था ओजगुर अल्तून। हाँ। उसे पकड़ने में दोनों देशों की एजेंसियों ने मिलकर काम किया था। अच्छा, ये जानकारी महत्वपूर्ण है। अब आते हैं उस बात पर जो स्रोत भारतीय मीडिया के बारे में कह रहे हैं, उनका क्या विश्लेषण है इस पर? हाँ, देखिए, स्रोत ये पॉइंट आउट करते हैं कि भारत में आजकल जो विदेश नीति पर चर्चा होती है वो कई बार स्ट्रेटेजी पर कम और चीन, तुर्की, ईरान, पाकिस्तान, इनके प्रति एक किस्म के डर, एक फोबिया पर ज्यादा आधारित लगती है। फोबिया, डर? जी। और सोर्स में गीता मोहन जैसे कुछ मीडिया विश्लेषकों का नाम लेकर कहा गया है कि वो जेनोफोबिक यानी विदेशियों के प्रति नफरत और इस्लामोफोबिक नैरेटिव फैला रहे हैं। और सोर्स ये चिंता भी जताते हैं कि इस तरह की बातों से विदेशों में जो सामाजिक सद्भाव है उस पर बुरा असर पड़ सकता है। ये दिखाता है कि मीडिया कैसे माहौल को बना या बिगाड़ सकता है। तो ये रिश्ता सिर्फ धर्म या विचारधारा पर नहीं टिका, ये ज्यादा प्रैक्टिकल है, लेन देन वाला। बिल्कुल सही। ये बहुत हद तक व्यवहारिक है, ट्रांजैक्शनल है। जैसे तुर्की कश्मीर के मुद्दे पर कश्मीरी लोगों के आत्मनिर्णय के अधिकार का समर्थन करता है। हाँ, ये तो वो करते आए हैं। तो दूसरी तरफ पाकिस्तान भी तुर्की का साथ देता है, जैसे साइप्रस के मुद्दे पर, या PKK का जो मुद्दा है, वो कुर्द अलगाववादी समूह जो तुर्की के लिए बड़ी सुरक्षा चिंता है, और दूसरे रीजनल सिक्योरिटी मामलों पर भी। तो फिर सोर्स क्या सुझाव दे रहे हैं? उनके हिसाब से आगे क्या होना चाहिए? एक ही
सोर्स का तर्क ये है कि मीडिया में जो ये हाइप क्रिएट होती है और जो पॉपुलिस्ट विदेश नीति होती है, उससे तनाव बढ़ता ही है, कम नहीं होता। हाँ, ये तो है। तो सुझाव ये है कि पूर्वाग्रह की बजाय थोड़ा संयम, थोड़ी डिप्लोमेसी अपनानी चाहिए। विश्लेषण ये भी कहता है कि पाकिस्तान ने बातचीत की इच्छा जताई है, बस शर्त ये है कि सम्मान और संप्रभुता का ध्यान रखा जाए। यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए ये समझना जरूरी है कि नेशनल नैरेटिव कैसे इंटरनेशनल रिलेशंस को इम्पैक्ट करता है। तो अगर हम इसे समेटें तो पाकिस्तान तुर्की संबंध एक मल्टी डायमेंशनल साझेदारी है। इसकी जड़ें इतिहास में हैं, इसे आज की रणनीतिक और रक्षा ज़रूरतें मजबूती दे रही हैं, और हाँ, सांस्कृतिक पहलू भी हैं। लेकिन इसे सिर्फ किसी पुरानी सल्तनत के रिवाइवल के तौर पर देखना, सोर्स के मुताबिक चीज़ों को बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई करना होगा। बिल्कुल। और यहीं से एक ज़रूरी सवाल भी उठता है सोचने के लिए कि अगर इस तरह के जो द्विपक्षीय रिश्ते होते हैं, उन्हें सिर्फ शक की नज़र से देखने के बजाय उनकी जो जटिलताएं हैं, उनका जो प्रैक्टिकल आधार है, उनका जो ऐतिहासिक कॉन्टेक्स्ट है, अगर उसे समझने की कोशिश की जाए, तो क्या ये रीजनल डिप्लोमेसी और स्थिरता के लिए ज़्यादा बेहतर नहीं होगा? ये एक अहम सवाल है, खासकर उनके लिए जो अंतर्राष्ट्रीय मामले या सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं। निश्चित रूप से समसामयिक मामलों और खासकर यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। अगर आपको ये चर्चा, ये विश्लेषण उपयोगी लगा तो इसे लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी करें। अगर आपके कोई सवाल हैं या आप कुछ और कहना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखें। हम कोशिश करेंगे कि आगे भी ऐसे ज़रूरी विषयों पर बात करते रहें।